पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। रैली जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रामगढ़, आरएसपुरा दक्षिण में भी ये चुनावी रैलियां की जाएंगी। तो धुआंधार रैलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, जहां पर जम्मू में आज 3 रैलियां योगी आदित्यनाथ करेंगे और 5 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जाएंगी। तो साफ तौर पर ये चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जो है एकदम दमखम से नजर आ रहा है और धुआंधार रैलियां एक के बाद जम्मू कश्मीर में हो रही है और तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके चलते आज गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देर में जम्मू में रैली होगी उनकी। रामगढ़, आरएसपुरा दक्षिण में भी चुनावी रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा होनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने अपने कद को बढ़ाया है और यही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप के मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। प्रचारकों की सूची में उन्हें रखा जाता है। 12 बजे पहली रैली जम्मू के छंब विधानसभा क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी ये रैली होगी और तीसरी रैली 3 बजे आरएसपुरा दक्षिण जम्मू में योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। तो यूपी सीएम की 3 बड़ी रैलियां होंगी। यूपी के सीएम ही नहीं बल्कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ 4 से 5 रैलियां करेंगे और संबोधित करेंगे। हालांकि लंबा अंतराल हुआ है, एक लंबा इंतजार लोगों को सहना पड़ा है। 10 साल के बाद अब चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में कैसे प्रचार प्रसार करना है, लोगों के साथ उनसे जुड़ना है और अपने मुद्दों को लोगों तक बनाना है, इस तरह से कोई भी मौके बीजेपी अभी छोड़ना नहीं चाहती है, चूकना नहीं चाहती। चलिए फिलहाल विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगा। विनोद जी, योगी आदित्यनाथ का कद हमने देखा है पूरे देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर। किस तरह से इस योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा जाता है, इस सूची में अव्वल पर रखा जाता है और आज इनकी भी 3 रैलियां हो रही हैं। बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं किससे सिस्टमेटिकली उन्होंने रखा है। शंभ में ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है। उसमें यह है कि राजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी से एक मरतबा जीते भी है अखनूर से, जब अखनूर ओपन थी और छम रिजर्व थी, जीते हुए हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, वहाँ पे सतीश शर्मा जो भागी कैंडिडेट हैं और फॉर्मर एमपी के पुत्र हैं, वो एक टक्कर दे रहे हैं। और तीसरा जो कैंडिडेट है वो ताराचंद है, वो कई मरतबा यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं, यानी तीनों ही हैवीवेट कैंडिडेट हैं। यहाँ पर थोड़ी गुंजाइश थी तो योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। ठीक। फिर दूसरा उनका संबोधन जो रामगढ़ में है। रामगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि देवेंद्र मन्याल सांबा के थे, तब वो सांबा जरूरत क्या रामगढ़ हुई है, तो वो एक मरतबा तो जीते हैं, लेकिन वहां पर उनके विपरीत जो कैंडिडेट खड़े हैं वो यशपाल कुंडल हैं, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। यशपाल कुंडल फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे और 2 मरतबा जीते भी हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर आरएसपुरा नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, आरएसपुरा ईस्ट, तो कहीं आरएसपुरा साउथ, वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उस पर भी कंसंट्रेट किया जा रहा है और बाना सिंह स्टेडियम में ये रैली को संबोधित करेंगे, इसलिए बड़े सिस्टमेटिकली इनकी रैलीज को रखा है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की अगर बात की जाए तो रैलियां जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर चल रही हैं। क्या कुछ लगता है ये स्टार कैंपेनर्स जितने भी सामने आए हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी अगर बात की जाए तो हर एक स्टार प्रचारक ने अपने एरिया में दिखाई है, अपनी स्टेट में दिखाई है और साफ तौर पर ये बड़े चेहरे जब जम्मू कश्मीर में आ रहे, क्या कुछ लगता है लोगों के अंदर किस तरीके का माइंडसेट बनाया जाएगा और किस तरीके की इक्वेशन सामने आएगी? देखिए, जिनका नाम स्टार प्रचारक होता है और इनके प्रचार से इफेक्ट भी पड़ता है, प्रभाव भी पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, स्मृति ईरानी अच्छी ऑडिटर है वो आती हैं, तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर छोड़ करके जाएंगे। और पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो ऐसे सिस्टमेटिकली इनके कार्यक्रमों का आयोजन करता है, यहाँ जहाँ पे लगता है कि कोई गुंजाइश है और इनका इम्पैक्ट हो सकता है, इनका भाषण किस तरीके का होता है, कौन सी लाइन टोक करता है,
ये सब कुछ देख करके ही पार्टी हाईकमान उनकी ड्यूटी या उनको तैनात करे। बिल्कुल, पीएम मोदी भी आने वाला है, आगामी दौरा है और इस तीसरे चरण का और इस चुनाव का आखिरी दौरा पीएम मोदी का होगा बीजेपी की तरफ से जी। तो क्या कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं पीएम मोदी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में इस बार? मुझे याद है कि 2014 को मौलाना आजाद स्टेडियम में ललकार रैली हुई थी, उस रैली का ही इतना इम्पैक्ट पड़ा था। पहले वो वैष्णो देवी गए थे और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ललकार रैली को आयोजन किया और अब 28 को मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली करेंगे। इस रैली का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो मुझे लगता है। तो क्या परिस्थितियां हैं 2014 जैसी या बदली हुई हैं? हालांकि ज़मीन पर बहुत कुछ बदलाव हुआ है, मुद्दे बदले हैं, तो क्या लगता है 2014 जैसे इफेक्ट इन रैलियों से हुआ था वही सेम प्रभाव 2024 में भी देखने को मिलेगा? जी, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा और जिस तरीके से कितना गंभीरता से ये लोग ले रहे हैं उसके विपरीत हम कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग आते हैं, बड़ी रैली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे चरण में जमकर वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में जनता ने इतिहास रचा है। बड़ी खबर, दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मतदान हुए हैं और 6 जिलों की 26 सीटों पर 57% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरे चरण में भी लोग बाहर आए और उन्होंने इस लोकतंत्र के हिस्से में जमकर सहभागिता की और अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और उसी आधार पर जब आगे विधायक बनेंगे, विधायक चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे तो उसकी एक एक तार बुनकर एक सरकार का ढांचा जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार होगा और जब सरकार बनेगी तो सरकार के अंडर यहाँ पर कई सारे काम, विकास कार्य भी होंगे। श्रीनगर में सबसे कम मतदान दूसरे चरण के अंदर हुआ है और श्री माता वैष्णो देवी सीट पर सबसे ज्यादा मतदान यानी 80% के आसपास मतदान हुआ है। दूसरे चरण में सबसे कम श्रीनगर में और सबसे ज्यादा श्री माता वैष्णो देवी की जो सीट है, जो नई सीट डिलिमिटेशन के बाद बनाई गई है रियासी जिले के अंदर। ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो रियासी जिले में हुआ है। बिल्कुल, इसी के साथ दूसरे चरण में जमकर जो है वोटिंग हुई। तस्वीरें भी आप सामने देख सकते हैं कि महान दिग्गज नेताओं ने भी मतदान जो है वो किया। इसी के साथ आपको बता दें कि साफ तस्वीरें ये वोटिंग की आप देख सकते हैं, जहां पर ना ही सिर्फ ये बात आ रही है कि लोकसभा से ज्यादा इस विधानसभा चुनावों में मतदान हुआ है, बल्कि कल ये तस्वीरें भी सामने आई कि फर्स्ट टाइम वोटर से लेके 100 वर्ष की उम्र के भी लोगों ने अपना हक वोट का जो है वो दिया और जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी में आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से ज्यादा मतदान जो है इस बार देखने को मिला, लेकिन श्रीनगर में सबसे कम वोटिंग जो हुई है। चलिए देखते हैं कहाँ कितनी वोटिंग हुई दूसरे चरण में। रियासी की अगर बात की जाए तो 74.70 हुई और इसी के साथ गांदरबल की अगर बात की जाए तो 58.81 और पुंछ की बात की जाए तो 71.59, श्रीनगर की अगर बात की जाए तो 29.81 और राजौरी की अगर बात की जाए तो 67.77% वोटिंग जो है वहां पर हुई है। तो साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दूसरे चरण के मतदान में कहां कितनी वोटिंग हुई है, किस सीट पर कितने लोगों ने वोट दिया और अपने उम्मीदवार का जो चेहरा है उसे जिताने में कोई कसर जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान में नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि श्रीनगर में अगर बात की जाए तो फिलहाल सबसे कम वोटिंग जो हुई है, सबसे कम फीसदी मतदान जो है वो देखने को मिला, जहां सिर्फ 29.81% मतदान जो है वो सामने आया था। तो फिलहाल हरियाणा चुनाव प्रचार और भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा का रण भी सज रहा है। सभी दल चुनावी रैली करने में जुटे हुए हैं और कुछ ही दिनों के बाद अब हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं की ये चुनावी रैलियां हरियाणा के अंदर होनी हैं। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हरियाणा में भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और लगातार ही बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियां की और बाकी अन्य स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जम्मू कश्मीर में रखी गई है उसी आधार पर हरियाणा भी स्टार प्रचारकों को रखा गया है और वो तमाम नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की भी पहली रैली आज हरियाणा में होगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हालांकि इन दोनों दलों के बीच आपसी का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में छेद करने का काम छोटे छोटे दल भी कर सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी का एक रोल हो सकता है। उसके बाद बात करें बाकी दलों की, जिसमें जेजेपी है, इनेलो है
या फिर उत्तर प्रदेश की बाकी जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी हरियाणा में इस बार प्रवेश की हैं, एंट्री कर चुकी हैं और अपने किस्मत दांव पर लगाए हैं, अपने किस्मत हैं। और अब देखना होगा कि जब मतदान होंगे, 5 अक्टूबर को मतदान होंगे, 8 को जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे तो उन परिणामों में किसकी सरकार बने। बिल्कुल, इसी के साथ हरियाणा में सभी चुनावी दलों की अगर बात की जाए तो रैलियां करने में जुट चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात की जाए तो सोनीपत में उन्होंने चुनावी रैली की। इसी के साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइएगा किस तरीके से हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल वहां की, क्योंकि कुछ ही में वहां मतदान होगा। हरियाणा की क्या कुछ तस्वीरें हैं चुनावों के लेकर? देखिए, बिल्कुल तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल और गर्माता नजर आ रहा है और बड़े जो बीजेपी के हों चाहे फिर कांग्रेस के बड़े लीडर हरियाणा पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी जो हरियाणा में थे और वहां पर उन्होंने प्रचार किया। जाट लैंड जिसको कहा जाता है, जाट बेल्ट जिसको कहा जाता है, वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे और सीधे पर भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर हरियाणा का बेड़ा गर्क होगा और जो है बर्बाद कर देंगी। तो इन तरह की चीजों का जिक्र जो है किया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप अब तेज होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली लगाई गई थी वो सीधे तौर पर जो नाराज जाट थे हरियाणा में बीजेपी से, उनको साधने, उनको बीजेपी के पक्ष में लाने का काम जो है इस तरह की बड़ी रैलियां करने जा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी आज हरियाणा पहुंच रहे हैं, 2 बड़ी चुनावी रैली राहुल गांधी करेंगे, जिसमें असंध में जो है कुमारी शैलजा के साथ होंगे, तो वहीं दूसरी रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी की रैली में साथ होंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बड़े स्टार प्रचारक, बड़े चेहरे जो है वो हरियाणा पहुंचने लगे हैं और राजनीति पूरी तरह से जो है गर्म हो चुकी है और रोज नए समीकरण भी हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। लगातार पीएम मोदी भी हरियाणा में पहुंच रहे हैं और चुनावी रह रहे हैं। देखिए, हरियाणा में जाति राजनीति जो है बहुत ज्यादा है, ये समीकरण बहुत ज्यादा हैं। उन सभी वर्गों को साधने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम हर समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी को जब जिम्मेदारी दी गई तो उसके बाद से लगातार उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की जो सभी जाति और सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया। जाटों को साधने का प्रयास जो है अब देखने को मिल रहा है कि कैसे उनको जो है वोट उम्मीदवार बनाए गए थे और ऐसे में अब उनको कैसे बीजेपी अपने खेमे में ला सके, तो उनको कैसे मनाया जा सके वो में। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा, कितना बीजेपी इन चीजों को साधने में जो है सक्सेस रह पाएगी, ये 5 तारीख के बाद ही हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा का रण भी इस वक्त बखूबी बोल रहा है क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मंच पर कूद चुकी हैं, इस दंगल में कूद चुकी हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रानी झांसी रोड प्रोजेक्ट ट्रैफिक की स्मूथ या ट्रैफिक को स्मूथ करने का एक वो प्रोजेक्ट है जिससे दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। हम सब जानते हैं कि रानी झांसी फ्लाईओवर जब बना तो उसके बाद से लगातार उस रोड पर आगे पचकुइयां रोड तक वो ट्रैफिक मूवमेंट ठीक रहे, इसको लेकर लगातार सरकारी विभाग काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल शासित दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30 हजारी से लेकर फिल्मिस्तान से होते हुए पचकुइयां रोड तक पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में 3 गोल चक्कर आते हैं जिनको शिफ्टेड करके रोड को चौड़ा करने की बात की गई। उस पूरी रोड को सिग्नल फ्री बनाना और इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ कि देश बंधु गुप्ता मार्ग पर उस चौक पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है उसको स्थानांतरित कर उसको और सुंदर ढंग से स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट
2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि इसका एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। हमारे पास जो जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग ने इस काम को तेज करने के लिए एमसीडी से मदद मांगी और एमसीडी से कहा कि ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाती है उसके लिए जगह ढूंढी जाए। और वहां दिल्ली नगर निगम ने डीडीए से अनुरोध किया और जिस जगह पर वो मूर्ति लगाई जा रही है वो जगह डीडीए की है। अब उस जमीन को लेकर भी एक वर्ग विशेष कोर्ट पहुंचा कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन तब भी कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, सारे दस्तावेज देखे और ये तय किया कि ये जमीन डीडीए की है और डीडीए इसको अपने उपयोग में ला सकता है। लेकिन संजय सिंह का रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा या उनके समान से नहीं है। संजय सिंह एक वर्ग विशेष के लिए उनके वोटों को हथियाने के लिए उनके प्रवक्ता के रूप में काम करें, जिन्हें हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई है। और मुझे लगता है कि जमानत पर इस छोटे सांसद को शायद उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है। देशबंधु गुप्ता रोड पर जो महारानी जी की प्रतिमा लगी है, अब जहां स्थानांतरित हो रही है वहां उसका एक बड़ा रूप और उसका विस्तार भी है। और मैं अब उन कट्टरपंथियों को वो सच दिखाना चाहता हूं, इनका अंदाजा उनको है नहीं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर इतिहास में पढ़ें तो उनकी सेना में विशेष रूप से जिन पे वो भरोसा करते थी और जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता की लड़ाई में, देश की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए, वो सब इस्लाम धर्म के लोग थे। ऐसे ही दो योद्धा गौस खां और खुदा बख्श। गौस खां, गुलाम गौस खां एक कुशल सेनापति और तोप संचालक थे। रानी लक्ष्मीबाई ने चचा कह के संबोधित करती थी और गुलाम गौस खां ने कई युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा भी की। और जब तक गुलाम गौस खां जीवित रहे तब तक अंग्रेज झांसी में प्रवेश नहीं कर पाए। और उनके निधन के बाद उनकी कब्र झांसी के किले में महारानी लक्ष्मीबाई ने बनवाई। दूसरे थे खुदा बख्श। ये भी रानी लक्ष्मीबाई के वफादार सेनापति थे और खुदा बख्श ने भी अनेक लड़ाइयों में रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान को डिगने नहीं दिया। अब जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लग रही है वहां इन दोनों सेनापतियों की प्रतिमा भी साथ लग रही है, गुलाम गौस खां और खुदा बख्श। संजय सिंह जरा ध्यान से सुन लें। जिन वोटों की खातिर वो चिल्ला रहे हैं उसका सच देख लें। जिस विभाग ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी, अरविंद केजरीवाल सरकार के शासन में दी। दिल्ली की जनता को स्मूथ ट्रैफिक मिले, दिल्ली की जनता को ट्रैफिक सिग्नल फ्री रोड्स मिले। इस प्रोजेक्ट को लेकर डीडीए ने लैंड दी, लेकिन वो सांप्रदायिक संस्था जो उस जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थी, जब उनको वो जमीन जाती दिखी तो वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने जब फटकार लगाई, इतनी सड़ी हुई की जलन बना रहा मैं देख के। इसमें ज़्यादा चीनी
तो चलिए, इस वक्त आप सुन रहे थे दिल्ली प्रदेश बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के अध्यक्ष जो बीजेपी से हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने। फिलहाल आज से 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होना है। सत्र में विश्वास मत पेश करेगी आतिशी सरकार और दिल्ली से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर भी इस सत्र में चर्चा होने वाली है। सत्र में कल विश्वास पत्र लाया जा सकता है और ये सत्र जो है काफी दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब नया मुख्यमंत्री सदन के अंदर देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की कमान संभालते हुए नजर